नमस्ते। कैसे बच्चों आप सब लोग? सब बढ़िया ना? बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। देखिए, मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको गुज कैट के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जेईई। क्या है, क्यों इतना टफ रहता है, क्या इसके अंदर पैटर्न रहता है, वो हर एक चीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेंस और एडवांस में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेंगे। तो इसमें हम लोग सिलेबस, पेपर स्टाइल, ओके, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो दिल थाम के बैठिए और मज़े से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जेईई है क्या, फुल फॉर्म क्या है इसका। तो दैट इज ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ओके, ये कैसा एग्जाम होता है? सेंट्रल लेवल। इसका मतलब कि ये जो एग्जाम का रिजल्ट है वो एप्लीकेबल होगा इंडिया के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। ठीक है, इसको दो एग्जाम में डिवाइड किया जाता है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। कौन कंडक्ट करता है इसको कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। ओके, बेसिक चीज पता चल गई ना। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। पहले तो कितनी बार साल में होता है? तो ये बेसिकली साल में जो है वो 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, साल में 2 बार। अप्रोक्सीमेट जो होता है, एक फेब में होता है और एक अप्रैल में होता है। ठीक है, ये तो 2 एग्जाम होते हैं। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपने 12th में एग्जाम दिया और आपका 12th में जो एग्जाम आपका फेब में कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये लोग कोशिश ऐसी करते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके बाद का डेट ये है फाइनलाइज करते हैं। तो क्या होता है ना कि एक बार अगर आप वो एग्जाम दे देते हैं आपको, बट ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर बहुत मुश्किल बच्चों का होता है। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो आपके पास फिर से अप्रैल का एक टाइम है, तो आप फिर से, ठीक है, मार्च को आप फेब कंसिडर कर सकते हैं, हाफ मार्च रहेगा, फिर आप अप्रैल में दे सकते हैं वो एग्जाम को। ठीक है, अगेन ये फर्स्ट वीक्स के आसपास ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे साल में 2 बार आपने इसका एग्जाम दिया। ठीक है, इस तरीके से होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन 12 होता है, कंप्यूटर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि आपको कंप्यूटर के, आप सेंटर पे जाएंगे, आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा। ठीक है, पूरा ये बॉक्स की तरह होता है, आप यहाँ नहीं देख सकते ज़रा सा भी, और आपको सिर्फ माउस दिया जाएगा, आपको बस जो सही आंसर होगा उसको आपको क्लिक करना है, दैट्स इट। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 3 आवर्स का होता है, दैट इज 180 मिनट्स का रहता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ओके, ये 3 का आपको एग्जाम रहता है। टाइप कैसे होते हैं बेटा इसके अंदर? इसके अंदर 20 MCQs होते हैं और 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं। 20 MCQs आर कंपल्सरी ऑफ ईच, ओके, ऑफ ईच सब्जेक्ट, है ना। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो कितने हो जाते हैं? 30 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट हो गए। तो ऐसे करके कितने हो जाते हैं बेटा? 90 हो गए। 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के, 30 मैथ्स के, मिला के कितने हो गए? 90 क्वेश्चंस हो गए। इतना तो क्लियर हो गया। जिसमें से आपको 20, 20 और 20, मतलब कि 20 MCQs जो है वो आपको कंपलसरी करनी है। ठीक है, ये आपके पास होते हैं कंपलसरी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको जो ये 10 आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए और इसमें से आपको कोई भी 5 करने होते हैं। क्या हुआ, मैंने क्या बोला, समझ आया? मैं आपसे ये कह रही हूँ यहाँ पर कि उसके बाद ये जो आपके पास MCQs होते हैं, उसके बाद जो ये 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं, 10 में से आपको कोई 5 करने हैं ना। अब बच्चे ये पूछेंगे, अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में 10 10 10 होगा, मतलब 30, तो इनमें से कोई भी मैं कर सकता हूँ? नहीं। आपको फिजिक्स में 10 दिए हैं तो आप 10 में से 5 फिजिक्स से करोगे, 10 में से 5 केमिस्ट्री करोगे, 10 में से 5 मैथ्स करोगे। ठीक है, ये ऑप्शनल में जाएगा। अगर आपने फिजिक्स में 10 में से 10 ही अटेम्प्ट कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके गिनने तो 5 ही जाएंगे। ओके, बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से तो बेसिकली क्या है ना कि 75 जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन हो जाते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो 20 20 20 60 यहाँ पे हो गए, ओके, और 15 यहाँ पे हो गए, तो इसके लिए प्लस 15 तो कितना हो गया? 75। तो 75 कंपलसरी और बाकी 15 जो है वो ऑप्शनल जाते हैं। तो ऐसे इकट्ठे भाई ऐसा नहीं है कि आपको 90 में से 15 हटा दो ना। आई होप आप क्लियर हो गए कैसे करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के 20 MCQs है आपको करने ही करने हैं, और 10 न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे जिसमें आपको 5 करने, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 मैथ्स के। ओके, इस तरीके से करना है। चलिए आगे। अमाउंट ऑफ द फॉर्म तकरीबन 650 जनरल का रहता है और 325 OBC, ST और SC का रहता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट के लिए, और 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा फॉर द रॉन्ग आंसर। ये बेसिकली आपको जो MCQs होते हैं उसमें होता है इसके अंदर। ओके, जो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे तो उसमें थोड़ा अलग
तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने 4 मार्क, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें आपको 4+ और वो दोनों सही हैं, तो आपको 4+4 8 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। उसमें से आपने अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जो आपका गलत निकला, टोटल आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका -1 डिडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास अभी ओवरऑल मार्क्स कितने हो गए? 7 मार्क्स हो गए। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली बेटा, JEE इज नॉट अबाउट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, नहीं, JEE इज अबाउट टू सी दैट विच क्वेश्चन इज टू लीव, ठीक है। किस क्वेश्चन को छोड़ना है ना, JEE उस पर ज़्यादा फोकस करना सही है, ना कि कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किए और गलत ज़्यादा हुए तो आपके नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपका रिजल्ट ही डाउन चला जाएगा। क्योंकि अगर आप अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको उसमें क्या है, 0 मार्क्स, तो आपको उसमें कोई मार्क्स कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए दैट मीन्स कि आप उन्हीं आंसर्स को टिक करोगे बेटा जिसमें आप सो श्योर हो, लाइक आप 100 to 200% श्योर हो कि इसका आंसर यही है और कोई आ ही नहीं सकता है उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो क्या अगर नेगेटिव कम होगा और आपके सही क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छे से रैंक चांसेस आ जाएंगे करने के लिए। बट आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे अभी आप 10th में है ना, ठीक है, आपने 10th का एग्जाम दिया, तो आप 10th का एग्जाम देके फिर आप ऐसे बोलोगे, अरे मैम हमने तो सारे के सारे क्वेश्चन लिख दिए, हालांकि हम बोलते भी है कि कुछ छोड़ के बताना, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन लिख दिए, इतनी सप्लीमेंट्रियाँ भर दी, ये भर दिया। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं है, जितना सही उतना तुम्हारे मार्क्स अच्छे, ठीक है। गलत या तुक्का लगा दिया या कुछ हुआ तो तुक्के में आप 50-50 चांसेस है, ठीक है, तो उसमें आपके नेगेटिव चले जाएंगे। तो इट्स बेटर आप क्वेश्चन को लीव कर लो, तुक्का कभी मत लगाना। तो सो श्योर क्वेश्चन हो ना, उन्हीं को ही आप करोगे तो आपका लेवल जो होगा वो रैंक में आने के चांसेस हैं। आपको कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि रैंक के हिसाब से आपको इतने मार्क्स चाहिए, ओके, पॉसिबल ही नहीं है। कितने मार्क्स आप सही ला सकते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। कितनी बार आप एग्जाम अपीयर कर सकते हैं भैया? तो 3 बार, ठीक है, मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो 12th के साथ ही हो जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका 12th का जो ईयर होता है, ठीक है, उसी में आप, जिसमें आपको 2 चांसेस मिल जाते हैं, एक फेब में मिलता है, एक अप्रैल में मिलता है, ठीक है। अगर उस पर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आता है तो आप उसके बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, जैसे कि अगर आप अभी 2003 में आपने एग्जाम दिया ना, मान के चल देते अपन कि आपने 2003 में एग्जाम दिया है 12th का, तो अभी आपको 2023, ठीक है, तो अभी आपको 2 अटेम्प्ट मिल गए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 2 चांस मिल गए, फिर आपके पास एक चांस होगा 2024 का और एक चांस होगा 2025 का। तो ऐसे करके 3 चांस आपको मिलेंगे और आपको कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा नहीं आपने कि 2023 में एग्जाम दिया फिर आप 2025 में दोगे, नहीं, 24 का गैप आप नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, ये है कि 24 में 2 बार आपको अटेम्प्ट करने का चांस मिलेगा, तो 2 बार में से अगर आपका एक बार छूट गया ड्यू टू सो एंड सो रीजन, तो ठीक है, यू हैव द अनदर अटेम्प्ट, ठीक है, बट आपको वो उस साल का एग्जाम तो देना पड़ेगा। दोनों दो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक तो आपको देना ही पड़ जाता है। और उसके बाद जो आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, उसका जो लाइक द बेस्ट ऑफ मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट में काउंट होंगे। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? तो जो 12th पास, जो भी 12th एग्जाम दे चुके हैं वो 12th पास स्टूडेंट, ओके, 12th पास स्टूडेंट का मिनिमम जो है वो 75% होना चाहिए बोर्ड में। देखिए ये अभी तक, ठीक है, अभी तक ये चीज़ चल रही है, शायद 26 अप्रैल अगर मैं बोलूँ या 24 अप्रैल ऐसा कुछ डेट था, मुझे याद नहीं है, जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट अभी एक और फाइनल देने वाली है कि 75% जो परसेंटेज क्राइटेरिया है बच्चों के लिए IIT JEE मेंस में अप्लाई करने के लिए वो वैलिड है या वो हटा देंगे, ठीक है, वो पता नहीं है। शायद हो सकता है कि 75 का 50% कर ले, या हो सकता है कि सिर्फ 12 का 12 पास, बस 12 पास कर लो बहुत हो गया, ठीक है। तो अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं बता पा रही, तो मैंने आपको वर्बली जस्ट बता दिया कि ऐसा अभी थोड़े पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आते हैं, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल, ठीक है, तो अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द JEE मेंस। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, ओके। अब बात करते हैं, तो आपको इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in। टोटल मार्क्स मैक्सिमम जो है वो 300 है, ठीक है, जिसमें 100 फॉर ईच सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री का 100 है, फिजिक्स का 100 है, ओके, मैथ्स और बायो में से दोनों में से जो भी अब एग्जाम जाएंगे वो उसका 100 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों को फोड़ना है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में डाउन मार्क्स आ गए तो फिजिक्स आपने अच्छा कर लिया तो 300,
हर 100, ओके, एवरी 100 इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके, टोटल मार्क्स में नहीं जाना है। कट ऑफ मार्क्स नहीं, कट ऑफ मार्क्स ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया है नहीं, वो डिपेंड करता है कि उस दौरान कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ओके, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम को एक ही बार में ख़त्म नहीं होता। लाइक अगर फैब में है तो फैब में समझो कि 3, तो 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ 4 डेट्स दे दिए उन्होंने, और इन 4 डेट्स पे एग्ज़ाम होगा। आपका नंबर किसी भी एक डेट का लग सकता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, तो बेसिकली इतने सारे बच्चे होते हैं तो हर बच्चे का एक साथ एग्ज़ाम एक ही दिन में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे सेंटर्स अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि वो 3-4 डेट्स निकाल देते हैं आपके ड्राफ्ट में, आपको पता चला कि आप कौन से दिन पे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अब ऑटोमेटिक क्वेश्चन का पेपर भी अलग अलग होगा, सेम क्वेश्चन तो देंगे नहीं आपको, ठीक है। तो इसके लिए पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग हो सकता है। तो अब वो तो क्या पैरिटी डिपेंड करता है, वो कैसे पूरा एवरेज निकाल देते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था, बच्चों ने ओवरऑल कितना परफॉर्मेंस किया। कि अगर आप समझो कि 7 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो 7 लाख में से कितने बच्चे सही में लाइक 45% या 50% ज़्यादा लेके आए, तो उसको हम कट ऑफ तो मान ही सकते हैं। और दूसरा ये है कि लाइक ये कहा जाता है कि जनरल के लिए 90% कैटेगरी होता है पास होने का, और जो ओबीसी एंड एससी वाले हैं उनके लिए कुछ 45% रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली अभी ऐसा कुछ उन्होंने डिक्लेयर करते नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट। एग्ज़ाम सेंटर्स, तो आप जब फॉर्म फिल करते हैं ना बेटा, तो उसमें आप जो भी आपका पर चॉइस आप सिटी सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आपको उसके नज़दीक के आसपास का एग्ज़ाम सेंटर जो है वो अलॉट किया जाता है, अलॉटेड दिया जाता है बाय द एनटीए। चलिए, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है वो 10th एंड 12th का एनसीईआरटी बुक। अब आप सबको पता है कि एनसीईआरटी बुक तो सिर्फ नाम का है, ओके। अब मैंने आपसे एक वीडियो आपको मैंने शेयर किया था कि जिसमें मैं बताया था कि क्या क्या बुक्स, कौन कौन से बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मिनिमम मैंने बुक्स बताया था कि इतना तो करना ही रहेगा, उसके वो नहीं किया तो जेडबलई कोई निकलने वाला है नहीं, मैंने बहुत फ्रैंकली बताया था, वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा हो तो 11th-12th का एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक रहता है, वो टॉपिक का डेप्थनेस भी आपको कवर अप करना पड़ता है। तो बोलते तो ऐसे ही कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट वो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी बना लेते हैं, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अलग अलग रेफरेंस बुक से करनी पड़ती है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम बेसिकली कुछ 11-12 लैंग्वेजेस होती है, तो मैंने लिख के रखे हो, बट सीधी बात है सबसे ज़्यादा जो है वो इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। बाकी तो थोड़ा रीजनल लैंग्वेजेस भी रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने कहा कि जेडबलई का कट ऑफ माना जाएगा और आपका 75% बोर्ड का माना जाएगा। कॉलेज ऑफर्स, कौन कौन से कॉलेज में आपको मिल सकते हैं एडमिशन, तो IITs 23 IITs हैं, 31 NITs हैं, 26 IIITs हैं और 33 GF मतलब गुजरात फंड टेक्नोलॉजी, सॉरी गुजरात के गवर्नमेंट फंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये जेडबलई मेंस का मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ पॉइंट मैंने रखा नहीं है जो आपको दिक्कत है। मैंने कट ऑफ मार्क्स बता दिए, ओके, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, कहाँ पे सेंटर जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अपीयर, हाँ एग्ज़ाम पैटर्न एग्जैक्टली मैंने इसमें नहीं बताया है, ओके। तो वो इसके लिए कि वो थोड़ा अलग वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर बना के दूंगी। बाकी पेपर जो रहता है वो एक साथ इसके अंदर रह जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। बेसिकली मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिए कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अगर आप जेडबलई का सोच के चल रहे हैं तो बच्चा 3 साल आपके पास हैं, 3 साल में आपके पास 6 अटैम्प्ट है, 6 अटैम्प्ट में जी जान से मेहनत करके आप ये अटैम्प्ट को कर सकते हैं। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं, थर्ड अटैम्प्ट में तो निकल सकता है। तो धीरे धीरे आप खुद की मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर करके आप अपने जेडबलई को ग्रो कर सकते हैं, आपका रैंक आप ला सकते हैं। देखिए, मेहनत तो करनी है। आज अगर जेडबलई आप निकालेंगे तो उसके बाद जो आपके पास जब टॉप प्रायोरिटी कॉलेजेस, जब हमने बात की आपको, जब वहाँ पे एडमिशन मिलेगी तो वो एक लग्जूरियस लाइफ होगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जब निकलेंगे तो आपको पैकेज भी लग्जूरियस मिलेगा। तो अगर मैं आपको बहुत सीधा सीधा बेटा बताती हूँ, देखो ज़िंदगी में मेहनत तो करनी है, ये चीज़ समझ गए, ज़िंदगी में मेहनत तो करनी है। अभी आप डिसाइड कर लो कि आपको अभी मेहनत करनी है या आपको अपने 30s में मेहनत करनी है, ठीक है। आपको अपने 20s में मेहनत करनी है, आपको अपने 30s में मेहनत करनी है, आपको डिसाइड करना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चा, बहुत सीधी सी बात है। अगर आप 20s में मेहनत कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी आपके लिए मेहनत इज़ द ओनली पॉइंट, ठीक है। आपको ना घर संभालना है, ना आपके पास बीवी है, ना आपको कोई टेंशन है, लाइट बिल भरना, दुकान पे जाना, कस्टमर्स को हैंडल करना, मतलब आपके पास कोई टेंशन नहीं। आप एक रूम में बंद करके खुद को अपनी सिर्फ स्टडी पे ध्यान देंगे तो आपको सब सारी चीज़ें हाथ में दी जाएंगी, खाना पीना कपड़े वगैरह सब कुछ, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप
अभी मेहनत नहीं करें, अगर आप अभी अपनी लाइफ को चिल आउट करते हैं, ठीक है, बस मस्ती करो, मज़े करो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, कोई बात नहीं, इन्जॉय योर लाइफ। आप बोलोगे मैम एक ही ज़िंदगी है, एक ही जवानी है, कर ले, पर फिर आपका जो वो लेट 30s का जब टाइम आएगा ना, ठीक है, जब आपकी शादी हो चुकी होगी और जब आप स्ट्रगल करते होंगे कि आपको अच्छी पैकेज नहीं मिल रहा है, वो पैकेज के हिसाब से आपको एक अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, आपकी समाज में इज्जत नहीं है, वो जो रिग्रेट होता है ना बेटा कि काश यार मैंने उस टाइम मेहनत कर ली होती, एक तो बच्चा था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं था, माँ बाप सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे मेरे को, तो आपके लिए तब वो रिग्रेट हो जाएगा। तो आप तब मेहनत करना चाहोगे जहाँ पे आप मेहनत कर करके एरिया घिस के आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, 9 to 5 की जॉब करोगे, लाइक एक ट्रेडिशनल ज़िंदगी जियोगे जैसे आप जीते हैं, दिन तो आपके तभी भी कटेंगे। तो इट्स बेटर अभी मेहनत कर लो, ये मेरी एडवाइस है। बाकी तो खैर आप खुद अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं और आप खुद ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से पाथवे दे सकते हैं। सो बेटा ये हमारा JEE मेंस का, आई होप आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए अब हम इसी में ही JEE एडवांस की भी बात कर लेते हैं। तो एडवांस में आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको साल में एक ही बार एग्ज़ाम देने को मिलता है। जैसे मेंस में आपके पास साल में 2 बार चांस से एग्ज़ाम देने के, यहाँ पे एक ही बार रहेगा और ये एग्ज़ाम आपको जून या जुलाई में लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब जैसे आपका JEE मेन ख़त्म होता है, ओके, अप्रैल में ऑलमोस्ट, एक फेब में था अटेम्प्ट, एक अप्रैल में था, ओके, रिजल्ट जो है वो मई तक आ जाएगी। फिर अगर पास हो जाते हैं उसका तो आप जून जुलाई जो भी डेट आती है, ठीक है, क्योंकि मेंस की रिजल्ट आने के बाद ही ये लोग डेट अनाउंस करते हैं, तो तब आप उसको अटेम्प्ट दे सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन ये भी ऑनलाइन है, ओके, CBT बेस्ड एग्जाम। ड्यूरेशन जो रहता है वो 3-3 घंटे का होता है, जहाँ पे आपको 2 पेपर पूछे जाएंगे, ओके। तो लाइक आपको फर्स्ट पेपर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों के सवाल आ जाएंगे 3 घंटे में, आपको कुछ ब्रेक दिया जाएगा कुछ टाइम का, फिर आपका लाइक एक स्लॉट मॉर्निंग का होता है, ओके, फिर थोड़ा सा लंच ब्रेक वगैरह दिया जाता है, फिर एक स्लॉट 1 घंटे 1.5 घंटे का, ठीक है। फिर आपको दूसरा जो होगा वो नेक्स्ट स्लॉट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अगेन 3 घंटे बैठकर एग्जाम देना है, पेपर 2, तो 2 पेपर आपको कंपल्सरी देने पड़ते हैं, ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंजेस एवरी ईयर। बेसिकली IIT जो है ना बेटा, ये पेपर्स बनाता है, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ IIT में एडमिशन नहीं चाहिए। समझ, आपने JEE मेन किया, आपका रैंक अच्छा है बट आपका टॉप लेवल रैंक नहीं आया, जिसकी वजह से आपको IIT नहीं मिला, पर आपको IIT में ही जाना है, तो आप JEE एडवांस का एग्ज़ाम दोगे और ये IIT ही कंडक्ट करता है, जितने भी IITs, I-23 IITs है ना, ठीक है, वो सारे कंडक्ट करते हैं। एक पेपर रहता है, वो फिर रुड़की के लिए अलग हो, खड़गपुर अलग हो गया, ठीक है, वो अलग अलग हो जाता है। तो इसके लिए इनके क्वेश्चंस की वैराइटीज अलग हो जाती है, टोटल क्वेश्चंस पता ही नहीं चलते, कुछ नहीं पता। मेन से बता तो था ना, ठीक है, कि लाइक 90 क्वेश्चन हैं टोटल पेपर में, इसमें नहीं पता है, इट कुड बी 90, इट कुड बी 300, इट कुड बी 540, कितने भी क्वेश्चन दे सकते हैं ये आपको, ओके। मार्किंग स्कीम कोई जनरलाइज नहीं होती है, या तो फुल मार्क्स मिलते हैं, पार्शियल मार्क्स मिलते हैं, 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपके सारा आंसर करेक्ट है, फुल मार्क, ठीक है। अगर आपके समझो कि आपके पास MRQ है, MRQ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 1 2 3 4 4 ऑप्शन में से जो है वो समझो कि 3 ऑप्शन सही हैं और आपने 2 करेक्ट किए हैं, ठीक है, आपने 2 पे टिक किया है कि ये दोनों सही है, तो आपने क्या किया, तो आपको वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन +3 का होगा, 3 आंसर सही है, तो 1 का 1 प्लस मार्क, तो आपको यहाँ पे +2 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि आपने 2 सही किया, 1 किया ही नहीं। आपने 1 सही किया होगा तो +1 मार्क, आपने कुछ भी सही नहीं किया होगा तो 0 मार्क, सारे के सारे सही दिए होंगे तो +3, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं यहाँ फुल मार्क्स मिलते हैं, या पार्शियल मार्क्स मिलते हैं, या तो फिर 0 मार्क्स मिलते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स टू अपीयर इन द एग्जाम बेसिकली 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स होता है, और अगेन ये स्टार्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से हो जाता है। तो आपका जब 12th खत्म होता है तो उसके दौरान जो आपका JEE का एग्जाम मेंस का खत्म होगा, तो ये जो एडवांस आएगा आपको उसका ही पहला एग्जाम, और फिर आपके पास 1 साल और मिलता है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव ईयर्स ही रहेगा, आप इसमें कोई भी गैप नहीं दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको IIT मेंस जो है, JEE मेंस, ठीक है, बेसिकली वो आपको एग्जाम पास करना ही है, क्वालिफाई करना ही है, और वो भी आपको रैंक लाना है 2.5 लाख के अंदर, ठीक है। अगर आपका 2.5 लाख के अंदर रैंक आता है तब ही आप एडवांस के एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है, वरना आप नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल पॉइंट है, ठीक है। तो आपको 2.5 लाख के बच्चों के अंदर आपको गिनती करवानी है, तो आप सोचो कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी मेंस के लिए। इसके लिए मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार वो क्रैक हो जाएगा तो फिर आप एडवांस की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, ओके। मैक्सिमम मार्क्स
चेंजेस एवरी ईयर, कोई नहीं होता है। कट ऑफ मार्क्स अगेन वो डिपेंड करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कितने कैंडिडेट्स जा रहे हैं, परफॉर्मेंस बच्चों का कैसा था और प्रीवियसली अगर ट्रेंड कैसे उस हिसाब से, ठीक है। तो अगेन एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको अलॉट किए जाएंगे एज पर योर एप्लीकेशन फॉर्म। सिलेबस 10th और 12th का क्लास बेस्ड टॉपिक्स ही होते हैं विद द एडवांस लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा डीप स्टडी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों को क्या लगता है कि अरे यार GW एडवांस में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं से भी नहीं पूछेंगे, कहीं कोई क्वेश्चन आसमान से तोड़ के नीचे आपको नहीं पूछेंगे, होगा टॉपिक वाइज, बट हाँ बहुत ट्रिकी होगा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी होगा, जिसको आपको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इधर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और कोई लैंग्वेज नहीं है। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर 12th बोर्ड के 75% और GEE का, जैसे हमने बात की कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से। कॉलेज ऑफर ये सिर्फ और सिर्फ IITs में एडमिशन पाने के लिए ही है। देखो IIT एक सपना होता है साइंस के बच्चों के लिए, ठीक है, कि IIT में एडमिशन लाइए। तो अगर आपका सपना इतना बड़ा है ना, तो आपके लिए मेहनत उतनी करनी पड़ जाएगी। तो ऐसे ही IIT में एडमिशन नहीं मिलने वाला बच्चा, GEE मेंस और एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो सपना पूरा होगा। और उसके बाद अगर आपने IIT को एडमिशन मिल गई, ठीक है, तो वहाँ की जो ज़िंदगी है, ठीक है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे जो आपको पैकेजेस मिलेंगे इन इंडिया आउटसाइड द इंडिया, वो ऑसम होते हैं, ऑसम, ठीक है। और जो नॉलेज आपको मिलेगा वो तो फार अवे नॉलेज, ठीक है। तो इसके लिए बस मेहनत करो। कौन कंडक्ट करता है मैंने बता दिया, IIT खुद कंडक्ट करता है ये एग्ज़ाम, ओके। अच्छा, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें आपको 5 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ही करेक्ट है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, जैसे मैंने कहा कि 4 में से 3 ऑप्शन सही हैं, ओके। तो उस हिसाब से आपको मार्किंग पार्शियल फुल या कैसे मिलेगी। कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। कंप्रीहेंशन जैसे आपको अभी 10th में और 12th में आप जब जाएंगे तो आपको थोड़ा, आपको पता है कि थोड़ा सा वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ना दिए जाते हैं, फिर आपको पैराग्राफ में से उनके आंसर्स को ढूंढना पड़ता है। मैच द फॉलोइंग टाइप रहेगा, जैसे मैट्रिक्स टाइप रहता है, ठीक है। ये थोड़े अलग ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे नॉर्मल A का B हो ना, A का P हो गया, B का Q हो गया, ऐसे नहीं होते हैं। इसके क्वेश्चन से अलग होते हैं मैट्रिक्स टाइप। और एक होता है इंटीजर टाइप, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये कुछ 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका पेपर पैटर्न समझाने में मुझे और एक्चुअली 20 मिनट चाहिए, उसका एक अलग वीडियो बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वो चाहिए और आप ऐसा आपको चाहिए कि नहीं मैम हमें एडवांस का भी अच्छे से पेपर पैटर्न बताइए कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इसमें मैंने कहा कि वो बेसिकली डिफरेंट होता है। तो पास्ट अगर मैं 2019, 20, 21, 22 अगर मैं उन पेपर्स उनका स्कीम सामने लेके आऊँ, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एडवांस में पूछा जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वैसा वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मुझे सिर्फ मेंस पे ही ध्यान देना है, एडवांस जब होगा तब देखा जाएगा, तो अगर आपको नहीं इच्छा होगी तो मैं नहीं लेके आऊँगी। तो ये आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको एडवांस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, जो बच्चे बायो लिए हुए हैं उनके लिए नीट का वीडियो वो मैं कल के दिन आपको मैं नीट का वीडियो जो है वो मैं दे दूँगी, जहाँ पे अगेन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नीट के रिलेटेड मिलेगी। सो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आया, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। अगर कुछ होता है तो डू कमेंट मी। अगर मुझे नॉर्मली आंसर कमेंट के थ्रू लगेगा देने का तो मैं दे दूँगी। अगर मुझे लगा कि नहीं उसके लिए आप मुझे बहुत अच्छा सा और एक्सप्लेनेशन करना होगा बच्चे के इस डाउट को लेकर, तो मैं वीडियो बना दूँगी उसके लिए, तो वो भी आपको मैं दे दूँगी। तो उसके अलावा आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो डू कमेंट मी। आपके कमेंट्स के थ्रू मैं जान पाती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे मुश्किलें आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बट डू टेक ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।